अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल अलमी और आज हम फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट की फिजियोलॉजी पहले जो हमारा कार्डियोवास्कुलर का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने हार्ट की एनाटॉमी, उसके वाल्स और इसी तरह ब्लड वेसल्स के डिफरेंसेस, ये चीज़ें हम लोगों ने बताए थे। आज हम ये बताएंगे कि हार्ट जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के अंदर, किसी भी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनके फिजियोलॉजी क्या है, किस तरह से हार्ट काम करता है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल क्या है और हार्ट पेस मेकर क्या है और इसी तरह जो कार्डियक साइकिल है वो क्या है। तो ये हम आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्शंस ऑफ हार्ट। हार्ट के जो एक्शंस हैं या हार्ट के जो इफेक्ट्स हैं उनको हम लोग चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या चार उसको क्लासेस में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, हार्ट के इफेक्ट्स को या हार्ट के एक्शंस को या हार्ट के काम करने के तरीके को। सबसे पहले जो एक्शन है वो है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन या क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। क्रोनोट्रॉपिक एक्शन बेसिकली इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट्स और हार्ट रेट। जो हम हार्ट बीट्स गिनते हैं, आमतौर पर जो पल्स रेट हम लोग मेयर करते हैं उससे हम लोग हार्ट रेट्स जो है वो हमें पता चल जाता है। पल्स रेट जो कि नॉर्मली तौर पर 70 है या 72 है एक एडल्ट इंडिविजुअल के लिए, या फिर जो 60 से 100 तक वो नॉर्मल होता है। और यही पल्स रेट या हार्ट रेट अगर 60 से कम हो जाए तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर हार्ट रेट 80 से 100 से इंक्रीज हो जाए उसको हम लोग टैकीकार्डिया कहते हैं एक एडल्ट इंडिविजुअल के लिए। इसी तरह बच्चों में हार्ट रेट जो है वो नॉर्मली तौर पर 100 से ज़्यादा होता है, तो उन केसेस में फिर टैकीकार्डिया मोर देन 150 बीट्स पर मिनट पे हम लोग टैकीकार्डिया कंसिडर करते हैं। तो क्रोनोट्रॉपिक एक्शन मींस या क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट्स के हार्ट बीट जो है या हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो एक मिनट में कितनी दफा हो रही है, जो कि नॉर्मली तौर पर 72 टाइम्स पर मिनट या 72 बीट्स पर मिनट होने चाहिए। सेकंड पर हमारे पास है अनोट्रॉपिक एक्शन। अनोट्रॉपिक मींस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। अक्सर ये होता है कि अक्सर डिजीजेस की वजह से या फिर एज के साथ जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है ये कम हो जाता है। कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन मींस पहला था नंबर ऑफ कंट्रैक्शंस, अब है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। बेशक 72 टाइम्स ही वो कंट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन क्या उनकी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इतनी होनी चाहिए कि हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तभी उसकी जो फोर्स ऑफ कंडक्शन इनफ होगा और इनका ब्लड प्रेशर भी इनकी वजह से मेंटेन रहेगा। इसी तरह बॉडी की जो नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल्स है वो भी ब्लड फ्लो की वजह से फिर मेंटेन रहते हैं। तो इसलिए जो फोर्स ऑफ कंडक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये अक्सर जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनमें डॉक्टर्स या प्रिस्क्राइबर जो है वो एनोट्रोपिक एजेंट्स या एनोट्रोपिक ड्रग्स बाकायदा तौर पर प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो हार्ट की जो कंट्रैक्शन है उनको ज़्यादा कर दे, हार्ट की कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर दे या उनको कंट्रोल कर दे, जिनको हम लोग एनोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। फिर थर्ड हमारे पास ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन या ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट आ जाते हैं। इट इज बेसिकली द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस थ्रू हार्ट। हार्ट किस तरह से एक पाथवे के थ्रू इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो कैरी करता है, उस पाथवे को या उस कंडक्शन को हम लोग ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन कहते हैं। फिर हमारे पास है बाथमोट्रॉपिक एक्शन। बाथमोट्रॉपिक मीन्स की एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स। आमतौर पर जो हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं या बाकी जो स्केलेटल मसल होते हैं वो कंडक्शन भी करते हैं, रिलैक्सेशन भी करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग रेस्ट में भी जा सकते हैं। मतलब वो लॉन्ग रेस्ट में भी जाते हैं और कंप्लीट रेस्ट करते हैं, फिर जब उनको कोई स्टिमुलस मिलता है फिर वो दोबारा से कंट्रैक्शन करते हैं। लेकिन हार्ट जो है ये कॉन्टिन्यूसली जिंदगी भर जब तक इंसान जिंदा रहता है उस वक्त तक हार्ट की कॉन्टिन्यूस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कोई लॉन्ग टर्म रेस्ट जो है वो बीच में नहीं आता जिंदगी में। अगर लॉन्ग टर्म रेस्ट आ जाता है खुदा न खास्ता तो मतलब हार्ट फेल है या फिर जो बंदा है या फिर उसकी डेथ हुआ होगा, तभी हार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म रेस्ट पे होगा, नहीं तो हार्ट जो है वो नॉर्मली तौर पर लॉन्ग टर्म रेस्ट पे नहीं हो सकता। तो बाथमोट्रॉपिक एक्शन मींस कि क्या हार्ट एक बार कंट्रैक्शन के बाद क्या वो दोबारा रिलैक्शन जब करेगा क्या वो दोबारा फिर कंट्रैक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या एक बार रिलैक्स होने के बाद हार्ट दोबारा कंट्रैक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो कि बाथमोट्रॉपिक इफेक्ट है। की जो प्रॉपर्टीज और वर्किंग्स हैं इसको हम लोग फोर प्रॉपर्टीज में डिवाइड करते हैं या फोर कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस जो हम मैंने चार के एक्शंस बताए उनकी उन पे बेस करते हुए। रिथमिसिटी, रिथमिसिटी जो वर्ड है ये रिदम से निकला है। रिदम मींस एक नॉर्मल लेवल बरकरार रहना। फॉर एग्जांपल अगर आप हार्ट की जो नॉर्मल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये अगर नॉर्मल
लेवल पे ही बरकरार रहते हैं, ये एक रिदम है। रिदम इस तरह से है कि हार्ट एक बार कंट्रैक्शन करता है फिर रिलैक्स करता है, फिर कंट्रैक्शन करता है फिर रिलैक्स करता है। अगर वो 2 बार मुसलसल कंट्रैक्शन करे, एक बार रिलैक्स करे, तो वो एक रिदम नहीं है। तो हार्ट के लिए रिदमिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हार्ट की रिदमिसिटी होनी चाहिए। और वो जिसमें रिदमिसिटी मीन्स के हार्ट के अंदर वो एबिलिटियों को, वो अपनी ही पल्सेस को रेगुलरली तौर पर वो प्रोड्यूस करते रहे हैं। रेगुलरली मीन्स जिस टाइम पे हो रहे हैं उसी टाइम पे ही होने चाहिए। जो और ये बेसिकली ऑटो रिथमिसिटी होती है, मतलब सेल्फ एक्साइटेशन होता है हार्ट के अंदर, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती उसमें। और हार्ट का वो स्ट्रक्चर जिसकी वजह से इम्पल्सेस जनरेट होते हैं या इम्पल्सेस स्टार्ट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। और हार्ट के अंदर जो पेस मेकर है वो साइनोएट्रियल नोड है, एस ए नोड जिसको हम लोग कहते हैं। ये साइनोएट्रियल नोड जो है ये वो स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनिशिएट करते हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो एस ए नोड है या साइनोएट्रियल नोड जो है इसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर ऑफ द हार्ट जो है वो बेसिकली साइनोएट्रियल नोड है। पर अगर आप देखें इसे हम बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह से हार्ट के पेस मेकर्स काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, पहले बात है कि हार्ट के लिए जो स्टिमुलस है कंट्रक्शन के लिए वो ब्लड है। हार्ट के अंदर जब ब्लड आएगा, फॉर एग्जांपल डीऑक्सीनेटेड ब्लड या ऑक्सीनेटेड ब्लड, जब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीनेटेड ब्लड, इसी तरह राइट साइड पे जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, तो जो राइट एट्रियम है इसके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह ये है, यहाँ पर एस ए नोड यहाँ पर प्रेजेंट है। हार्ट के अंदर जैसे ही ब्लड आएगा, एस ए नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनिशिएट करवाएगा। एस ए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्टार्ट करेगा, जिससे ये होगा कि जो इम्पल्सेस है वो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से दोनों लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों जो है वो कंट्रक्शन शो करेंगे, कंट्रक्शन करेंगे। और ब्लड जो है वो आगे जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड पास हो जाएगा। अब उसके बाद हम ये बात हमेशा याद रखें, हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं ये सारे के सारे एक टाइम पे कंडक्शन नहीं करते हैं। पहले दोनों एट्रियम्स कंडक्शन करते हैं, उसके बाद फिर दोनों वेंट्रिकल्स कंडक्शन करेंगे। अब फिर अगर हम देखें, अब ये एस एन आर पहले कंडक्शन हुआ, उसने दोनों एट्रियम्स को कंट्रैक्ट करवाया, वही इम्पल्सिस जो है वो एवी नोड जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा एवी नोड, इस एवी नोड के पास भी वो इम्पल्सिस भेजेगा। ये एवी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये फिर आगे इम्पल्सिस को दोनों वेंट्रिकल्स की तरफ इम्पल्सेस सेंड कर देता है, जिसकी वजह से दोनों वेंट्रिकल फिर बाद में कंडक्शन करते हैं। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम लोग टेस्ट टेस्ट जिस तरह जो किया जाता है हार्ट पेशेंट्स का, उसमें डिफरेंट पीक्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें, अभी ये पी पीक है, पी पीक जो है वो एट्रियम की कंट्रक्शन शो करते हैं। जिस टाइम पे दोनों एट्रियम्स कंट्रक्शन कर रहे हैं, इस तरह यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जब दोनों एट्रियम्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो पी पीक जो है वो इंक्रीज हो रहे थे। अब ये इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, और इसकी रीजन ये है क्योंकि जो एट्रियम की कंट्रक्शन है वो कमजोर है, इतनी फोर्सफुल कंट्रक्शन नहीं होती। एट्रियम ने सिर्फ और सिर्फ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल को आगे देना है, फिर वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन है उसको क्यू आर एस पीक जो है वो वेंट्रिकल की कंट्रक्शन शो करता है। जो वेंट्रिकल की कंट्रक्शन है वो फोर्सफुल कंट्रक्शन होती है, जिसकी क्योंकि उन्होंने पूरी बॉडी में और लंग्स की तरफ ब्लड आगे फॉरवर्ड करना है, तो इस वजह से जो इनकी जो कंट्रक्शन है वो भी फोर्सफुल है, इनका जो पीक है वो भी ग्रेटर पीक आएगा इनका। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं एस ए नोड से, साइनोएट्रियल नोड से, जिसका मतलब है कि जो साइनोएट्रियल नोड है यही पेस मेकर है, और जो एवी नोड है वो सेकेंडरी पेस मेकर हम कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नॉर्मली तौर पर जनरेट नहीं कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एस ए नोड से रिसीव करेंगे, फिर वो अपने उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ऑनवर्ड वेंट्रिकल्स की तरफ कैरी आउट करेंगे। जो साइनोएट्रियल नोड है इसको हम लोग एक नेचुरल पेस मेकर है जो कि प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर, बिल्कुल उसके राइट एट्रियम के राइट लेफ्ट कॉर्नर पे बिल्कुल ये प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली इसमें ये होता है कि जितने भी हार्ट बीट्स हैं उनको ही वो इनिशिएट करवाते हैं या स्टार्ट करवाते हैं, हार्ट बीट्स और हार्ट रेट्स को। और यहाँ से जब इम्पल्सेस स्टार्ट होंगे तो वो दो जगहों पे इम्पल्सेस जाएंगे, तो दोनों एट्रियम्स के पास या एट्रिया के पास जो है वो इम्पल्सेस आएंगे ताकि वो दोनों कंट्रक्शन करें। और इसी तरह इम्पल्सेस जो है वो एवी नोड के पास आएंगे। एवी नोड पे क्या करेंगे कि वो डिफरेंट पाथवेज के थ्रू, हम आगे आपको बताएंगे कि वो डिफरेंट बंडल्स ऑफ हिस वगैरह के थ्रू, पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू जो इम्पल्सेस हैं वो मायोकार्डियम में आ जाएंगे वेंट्रिकल के, और उसके बाद फिर दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो कंडक्शन शो करेंगे। तो एवी नोड जो है ये खुद से पेस मेकर नहीं है, लेकिन
ये इसको हम लोग एज ए सेकेंडरी पेसमेकर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे नोड काम नहीं कर रहा होगा तो एवी नोड खुद से भी कुछ हद तक इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पर ये इम्पल्सेस सिर्फ रिसीव करते हैं ऐसे नोड से और आगे वेंट्रिकल की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, अब ये हमारे पास एस ए नोड है। यहाँ पे एस ए नोड जब स्टिमुलेट होगा तो एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्टार्ट होंगे। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वेंट्रिकल के पास भी आएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के पास, और वो दोनों कंट्रक्शन करेंगे। और वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो एवी नोड के पास भी आएगा, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब ये एवी नोड जो है वो फिर दोनों वेंट्रिकल्स को, सॉरी, ये दोनों एट्रियम को फॉरवर्ड करेगा, और जो एवी नोड है वो फिर दोनों वेंट्रिकल्स को मैसेज कैरी करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी करेंगे, जिसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स फिर कंडक्शन शो करेंगे। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो एक थर्ड इफेक्ट था, ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट या ड्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी एक्शन जो था, इसमें अगर हम देखें जो हार्ट की जो कंडक्शन जो यहाँ पर एस ए नोड से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर वो फर्दर एट्रियम की तरफ, दोनों एट्रियम की तरफ वो आएंगे ताकि वो दोनों एट्रियम कंडक्शन शो करें, और वही जो एस ए नोड है वो अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एवी नोड की तरफ भी भेजेगा। एवी नोड फिर फर्दर आगे एवी बंडल्स के थ्रू, एवी बंडल से फिर परकिंजी फाइबर्स के थ्रू मैसेज जो है वो वेंट्रिकल्स के मसल्स तक आएगा, और उसके बाद फिर दोनों वेंट्रिकल जो है वो कंडक्शन शो करेंगे। ये एक नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है जो कि हार्ट के अंदर हो रहा होता है बेसिकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हार्ट की जो है वो एक्साइटेबिलिटी भी है, कि हार्ट कार्डियक मसल जो है वो एक्साइटेबल हों, और एक्साइटेबिलिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एक्शन पोटेंशियल है, कि वो एक्साइटेबल मींस कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाना, क्योंकि जब एक्शन पोटेंशियल होगा तभी वो दोबारा कंट्रैक्शन कर पाएंगे। अगर एक्शन पोटेंशियल नहीं होता तो दोबारा एक्शन पोटेंशियल भी नहीं होगा। और जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो तकरीबन 0.25 से 0.35 सेकेंड्स में एक कार्डियक एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होता है। और जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है ये कुछ हद तक डिफरेंट है फ्रॉम द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड नर्वस टिश्यूज। ये हम नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बता देंगे कि किस तरह से ये डिफरेंट है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है क्या। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल बेसिकली वो एक्शन पोटेंशियल है जिसका एंड प्रोडक्ट कार्डियक कंट्रक्शन है, मतलब हार्ट की कंट्रक्शन जो है वो इस एक्शन पोटेंशियल के बाद होता है। अब यहाँ पर होता है क्या है कि सबसे पहले तो स्टिमुलस होगा। अब स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, स्टिमुलस यहाँ पर ब्लड है। जब ब्लड हार्ट के अंदर पहुंचेगा तो वो एक स्टिमुलस है। उससे क्या होगा कि जो एस एन और जो है वो एक्साइटेबिलिटी एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएट करवाएगा, तो वहां पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। एक्शन पोटेंशियल किस तरह से डेवलप होगा कि जब कोई स्टिमुलस आएगा तो सबसे पहले ये होगा कि जो सोडियम चैनल्स हैं और जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये दोनों ओपन हो जाएंगे, जिससे डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन मींस के कैल्शियम और सोडियम दोनों इनसाइड द सेल मूव करेंगे, सेल के अंदर की तरफ चले जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा कि जो सोडियम चैनल है ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम चैनल ओपन रहेगा। उसके बाद फिर जो कैल्शियम चैनल तो ओपन ही रहेगा, लेकिन उसके साथ जो पोटेशियम चैनल है वो भी ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि जो कैल्शियम है वो इनसाइड द सेल जाएगा और पोटेशियम आउटसाइड द सेल आएगा, सेल के बाहर ही आएगा। और इसी वजह से यहाँ पर इस फेज का नाम भी प्लेटरी फेज है। और यहाँ पर अगर आप देखें एक प्लेन सरफेस जो है वो यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। प्लेट्यू मीन जिस तरह पहाड़ के ऊपर एक प्लेन सतह होता है, प्लेन सरफेस होता है, तो उसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं कि फला पहाड़ में इस तरह प्लेट्यू है, तो उस प्लेन सरफेस को हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। तो जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है इसमें भी प्लेट्यू जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं, न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल जो है उसमें प्लेटिव फेस नहीं होता, उसमें डिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन के बाद फिर डायरेक्ट रिपोलराइजेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले प्लेटिव फेस होगा। प्लेटिव फेस इस वजह से होगा क्योंकि इस दौरान कैल्शियम चैनल भी ओपन होगा, सोडियम पोटेशियम चैनल भी ओपन होगा। और फर्क ये होगा कि कैल्शियम जो है वो इनसाइड द सेल जाएगा, पोटेशियम आउटसाइड द सेल आएगा, जिसकी वजह से उनके जो इफेक्ट्स हैं वो न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल इफेक्ट्स होंगे, और पीक न तो ऊपर जाएगा न पीक नीचे आएगा। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि जो पोटेशियम चैनल है ये ओपन रहेंगे और कैल्शियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे। उस पर ये होगा कि आगे रीपोलराइजेशन पर स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम चैनल ओपन रहेंगे। और उसके बाद हार्ट फिर कुछ टाइम के लिए जो रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ हार्ट चले जाएगा, हार्ट जो है वो रेस्ट करेगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर जो है वो डिपोलराइजेशन, इसी तरह फिर प्लेटिव फेज, फिर आगे रिपोलराइजेशन, इस तरह से कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जारी रहता है, बरकरार रहता है बेसिकली।
ये भी डिफरेंट जो फेजेस हैं, जिस तरह मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि पहले जो डिपोलेशन फेज है उसमें सोडियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल दोनों ओपन होते हैं, दोनों इनसाइड द सेल जाते हैं, फिर सोडियम चैनल क्लोज हो जाता है और सिर्फ पोटेशियम और कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, जिसको हम लोग प्लेटिव फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम इनसाइड द सेल जाता है, पोटेशियम आउटसाइड द सेल आ जाता है। जब कैल्शियम चैनल भी क्लोज होगा तो सिर्फ पोटेशियम चैनल ओपन रहेंगे, जिसमें पोटेशियम जो है वो आउटसाइड द सेल ज्यादा आएगा, जिससे रैपिड रिपोलराइजेशन हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर रेस्टिंग फेज आ जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर एक और चीज अगर आप लोग नोट करें, जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है इसमें हाइपरपोलराइजेशन भी नहीं है, जिसमें डीप नेगेटिव चार्जेस जो है वो की मूवमेंट या इनसाइड द सेल नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी रीजन यह है क्योंकि जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो डीप रेस्ट में नहीं जाते, और जो हाइपरपोलराइजेशन है वो डीप रेस्ट या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पहले हाइपरपोलराइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डीप रेस्ट नहीं होता, सिर्फ फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिर्फ रेस्ट होता है या डायस्टोल होता है। यहाँ पे फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डियक या लास्ट फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मींस के हार्ट की जो एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन है, इस प्रोसेस को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल बेसिकली 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट होता है, और नॉर्मली तौर पर एक एडल्ट इंडिविजुअल में 72 बीट्स पर मिनट होते हैं, जो कि कार्डियक साइकिल है। और ये हम पल्स रेट से डिटरमाइन कर सकते हैं। पल्स हम लोग जो कि डिफरेंट साइड्स पे डिटरमाइन करते हैं, रेडियल आर्टरी वगैरह पे, कैरोटिड आर्टरी में, तो हम 1 मिनट के लिए काउंट करते हैं, जिससे 100 बीट्स पर मिनट हमारे पास आ जाते हैं, जो कि एक एडल्ट में 72 बीट्स या 60 टू 100 तक नॉर्मल होता है। अब कार्डियक साइकिल है क्या है कि सबसे पहले तो जो वेंट्रिकल्स हैं वो दोनों फिल होंगे, एट्रियम से वहां पर ब्लड आ जाएगा, राइट साइड पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर ये होगा कि दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन करेंगे और ब्लड जो है वो एओर्टा के जरिए से, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के जरिए से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा, और इसी तरह कोरोनरी सर्कुलेशन भी उससे होगा, जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोरोनरी सर्कुलेशन वो है जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ, हार्ट मसल्स को ब्लड मिल रहा होता है। और जो राइट वेंट्रिकल है उससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो उनवर्ड लंग्स की तरफ मूव करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ताकि वहां पर वो प्यूरिफाई हो जाए, वहां पर उनके साथ वो ऑक्सीनेटेड बन जाए। फिर ये होगा कि जो बॉडी है वहां से वेंस के जरिए से ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड होके लेफ्ट साइड में आएगा, जो लेफ्ट जो सॉरी जो राइट एट्रियम है वहां पर आएगा, और जो पल्मोनरी या वाल्व्स या फिर जो लंग्स हैं वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ आ जाएगा, और फिर इसी तरह जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से ब्लड फिर आगे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और राइट एट्रियम से ब्लड आगे राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा, और उन दोनों वेंट्रिकल से फिर अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि वहां से फिर ब्लड बॉडी की तरफ जाएगा। तो ये ओवरऑल जो एक साइकिल है जिसमें ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है और हार्ट से वापस जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें जब हार्ट कंट्रैक्शन करता है तो ब्लड बेसिकली जा रहा होता है, हार्ट उस टाइम पे एम्प्टी हो रहा होता है। जब रिलैक्सेशन करते हैं, जब डायस्टोल करते हैं, तो उस टाइम पे हार्ट जो है वो फिल हो रहा था बेसिकली, और उस टाइम पे उस फेज को हम लोग डायस्टोल कहते हैं। हार्ट की जो डायस्टोल है उसको हम लोग रेस्टिंग फेज है बेसिकली, जिसमें हार्ट या वेंट्रिकल्स जो है वो फिल हो रहे थे, और जो सिस्टोल है ये वो फेज है जिसमें वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्शन करते हैं और वो एम्प्टी हो रहे हैं, ब्लड पूरी बॉडी में जा रही होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जज़ाकल्लाह।